नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रश्न के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट ईवीएस के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 4-5 प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग जो प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे वो ईवीएस पर्यावरण फरवरी 2014 में जो एग्जाम हुआ था उस प्रश्न पत्र को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। हर बार बताते हैं आपको कि पेपर सॉल्व करने से पहले देखिए 3-4 चीजें आप जान लीजिए। जैसे कहीं जुड़ाव आया हो, बच्चे के साथ अनुभव आया हो, अवसर आया हो, या बाहरी जीवन से जुड़ाव, स्कूली विद्यालय से निकल करके सामाजिक जुड़ाव आया हो, वह वो आंसर आपका 95% सही होता है। तो इन चीजों को ध्यान रख के चलिएगा, आपके 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। अगली चीज ये कि क्वेश्चन अगर पॉजिटिव बात कर रहा है तो आप पॉजिटिव ढूंढिए, निगेटिव बात कर रहा है तो निगेटिव ढूंढिए, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पत्र की तरफ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको देखिए क्या लिख रहा है। लिख रहा है कि निम्न में से सत्य कथन चुनिए, मतलब जो जो सत्य है वो आपको चुनना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, हाथी गंदेले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था कि हाथी क्या होते हैं, गंदे पानी में खेलते हैं। अच्छा, अधिकांश हाथी 10 घंटे नहीं, हाथी केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम, ये भी सही है। तीसरा वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लिखा है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते खा जाते हैं, ये भी सही है। हाथियों के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो बताया था कि हाथी जो होते हैं वो पहली चीज हाथी ग्रुप में रहते हैं, जिसमें हथनियां नेता होती हैं, उसमें मेल नहीं रहते, फीमेल रहते हैं। बच्चे रहते हैं लेकिन 10-15 साल के बाद वो भी 15 से 16 साल के बाद वो हट जाते हैं। साथ ही साथ हाथी 2-4 घंटे आराम करते हैं, कीचड़ में खेलते हैं क्योंकि उनको ठंडक मिलती है, बड़ा मजा आता है। और एक दिन में ये 100 किलोग्राम पत्ते खा जाते हैं। तो हाथियों के संदर्भ में देखा जाए तो पहला नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर ऑप्शन सही है। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है, थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और उसकी तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, उसको समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को चुनिए। अब देखिए मधुबनी चित्रकला क्या होती है, इसको हम समझाते हैं आपको, फिर हम लोग सही कथन चुनेंगे। देखिए मधुबनी जो चित्रकला है ये बिहार की फेमस चित्रकला है। कहाँ की, बिहार की। इसमें क्या होता है, पीसे हुए चावल और हल्दी के रंग को घोल करके फल फूल का चित्र, जानवर का चित्र, इंसान का चित्र कहाँ, दीवारों पे बनाया जाता है। क्लियर। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, इन चित्रों में बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। बी नंबर की बात करें, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंक्षी, मछली बनाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी मैंने आपको बताया। तीसरा, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पे पड़ा, ये भी सही है। बिहार में मधुबनी नामक स्थान है, वहीं पे है। अगला, मधुबनी राजस्थान की ना, कहाँ की है ये बिहार की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी और सी जहां पे होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4, देखिए 4 में ए बी सी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न पत्रों को सॉल्व करते करते आपका अभ्यास बन जाएगा, आप धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या लिख रहा है भाई, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है या पक्षी हो सकता है। जब मैंने आपको पक्षियों का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो कौवा होता है, कौवा वो अपने आप को बहुत चालाक समझता है, होता भी आरामखोर है। कभी आप उसको ऐसे मारिए, ऐसे देखता रहता है, उल्टा ऐसे भाग जाता है ना। तो कौवा जो होता है ना बहुत चालाक होता है, कहता है मैं सबसे ऊपर घोंसला बनाऊंगा, सबसे ऊपर जहां कोई पहुंच ही ना पाए है। तो एकदम ऊंची डाली पे घोंसला बना देता है, एकदम ऊंची डाली पर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, कौवा। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन जब कौवा ऊंची डाली बनाता है ना तो कोयल कहती है अच्छा, अब महिला ज्यादा दिमाग तो कोई लगा नहीं सकता। कोयल कहती है अच्छा तुम ऊंची डाली बनाए हो, बताते हैं तुम्हें हम। कोयल जाती है उसी के घोंसले में अंडे दे के निकल लेती है और कौवा मूर्खों की तरह उसके अंडे को पालता रहता है। ठीक, तो इससे 2 प्रश्न बन जाते हैं। एक, ऊंची डाली पे घोंसला कौन बनाता है, कौवा। दूसरा, कौन घोंसला नहीं बनाता, कोयल। और वो अपने अंडे को कहां रखती है, कौवे के घोंसले में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करते हैं।
पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। इसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो मैंने आपको बताया था कि जो पोचमपल्ली चित्रकारी है, जैसे साड़ियों में जो डिजाइन वगैरह होती है ना, जैसे बनारसी साड़ी फेमस है, वैसे ही साड़ियों में पोचमपल्ली एक डिजाइन फेमस है साउथ इंडिया में, जो कि तेलंगाना का भाग है। लेकिन हालांकि तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। क्लियर है? चलिए, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही उत्तर बताइए। देखिए, रेगिस्तानी ओक क्या होता है? पहली चीज, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ऑस्ट्रेलिया में यह पेड़ पाया जाता है। यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। देखिए, जड़ें जो होती हैं टहनियों से लटकती हैं, किसकी लटकती है? बरगद की। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो सही है, लेकिन बी नंबर क्या है? गलत है। इस पेड़ की जड़ें जमीन से में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी न पहुंच जाए। तो ये भी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है, स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके पानी पीते हैं। ये भी सही है। देखिए, रेगिस्तानी ओक क्या होता है? यह एक रेगिस्तान मतलब ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पेड़ है। इस पेड़ की मोटाई लगभग कमरे की मोटाई के बराबर 10 मीटर के आसपास होती है और 30 मीटर या 300 मीटर, लगभग 300 गुना गहराई में इसकी जड़ें जाती हैं जब तक पानी न मिल जाए। और अब देखिए, इतना पानी खींच के लाएगा तो पानी अपने पास रखेगा, अपनी बॉडी में पानी रखेगा, और जब बॉडी में पानी रखे रहता है, आसपास को लोगों को पानी नहीं मिलता, तो टंगारी मार के, आरा मार के, इसको छेद करके उसके तने में पाइप डाल के पानी पीते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर एकदम सही है। बी नंबर आपका गलत है। ठीक है, चलिए, तो आपका कौन सही है भाई? ए, सी और डी, यानी कि सेकंड नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। तो आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, चलिए देखते हैं। पहला नंबर, यह रेगिस्तानी इलाके में है। बिल्कुल सही है। आबू धाबी में रेत ही रेत है, बहुत ज्यादा रेत है। आबू धाबी में पेट्रोल पानी से महंगा है। पानी पेट्रोल से महंगा है। बिल्कुल सही है। वहां पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है ना। तो ए भी सही है, बी भी सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी सही है। 3 सही हो गया। आबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। दिनार नहीं कहते, दिरहम कहते हैं। क्या कहते हैं? दिरहम। ठीक है, दिरहम कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है। तो ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। कुछ जानवर रात में जगते हैं, ये हर चीज को कैसे देख पाते? देखिए, जो रात में, जैसे हम ही लोग हो गए, रात में अगर कुछ ना रहे, कोई लाइट न जलती रहे, केवल चांदनी रात रहे, तो क्या देखेंगे? काला काला उजला उजला, काला काला उजला उजला ना। इसीलिए जो जानवर रात में जगते हैं वो काला और सफेद देखते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप दिमाग लगा सकते हैं। क्लियर? तो जो जानवर रात में जगते हैं वो क्या देखते हैं? काला और सफेद देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नीचे चित्र में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है। चित्र 2 और चित्र 3 में 2 जानवर एक्स वाई के सोने का समय छाया किया गया है। ओके, एक्स वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। आप यहाँ बगल में घड़ी देख पा रहे होंगे। 24 घंटों को बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? आइए हम बांटते हैं। देखिए, 24 घंटों को बांटा गया है 12 भागों में ना। देखिए, आप खाना गिन लीजिएगा। 12 खाने हैं। ठीक है, 12 खाने हैं। देखिए, ध्यान समझिएगा। ये हो गए हमारे 4 खाने, ये हो गया, ये हो गया। अभी ध्यान समझ, देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पे कोई एक और बना दीजिए। एक, देखिए 1 2 3 4 5, एक 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए, ये एक, ये 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 12 खाने पूरे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 खाने हो गए। कह रहा है कि इनमें जो जानवर एक्स है, जो एक्स जानवर है, देखिए वो 2 खाने में सो रहा है। इसका कितना मतलब हुआ? अगर 24 घंटों को 12 खानों में बांटा गया है, मतलब एक खाना बराबर कितना है? 2 घंटा है। 2 घंटा। एक्स 2 खानों में सो रहा है, मतलब एक्स कितना सो रहा है? एक्स सो रहा है 4 घंटे। बात करें वाई की,
तो y देखिए कितना खाना सोया है, लगभग पूरा सो गया है, 1 2 3 को छोड़ करके, ठीक है, कहाँ गया भाई, हाँ 1 2 3 को छोड़ पूरा सोया है, ये पूरा पूरा सोया है। मतलब कितना खाना सोया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खाने सोया है, मतलब 18 घंटे। कितने, 18 घंटे y सो रहा है, 4 घंटे x सो रहा है। हमसे ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, x 20 घंटे सोता है, तो पहला नंबर तुरंत गलत हो गया, हटाइए। x 18 घंटे सोता है, ये भी गलत हो गया, हटाइए। दूसरा वाला भी गलत हो गया, x तो 4 घंटा सो रहा है ना। तीसरा, x 4 घंटे सोता है जबकि y 18 घंटे, देखिए x 4 घंटे y 18 घंटे, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मृत सागर एक ऐसा सागर है, कैसा सागर है भाई, देखिए मृत सागर जो एक सागर है, वो पहली चीज सबसे गहरा सागर है, मतलब उसकी गहराई जितने भी सागर हैं सबसे ज्यादा है। उसके बाद में ये एक ऐसा सागर है जिसमें आप आराम से तैर सकते हैं, मतलब आप कूदेंगे डूबेंगे नहीं, आपको चाहे तैरना आता रहे चाहे मत आता रहे, आराम से आप तैरते रहें। कारण क्या है कि उसका घनत्व तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, और उसके बाद में उसमें नमक बहुत ज्यादा है, लगभग 300 ग्राम नमक आता है 1 लीटर पानी में। सोचिए अगर एक पौवा आपको नमक डाल दें 1 लीटर पानी में, पी पाएंगे, कभी जिंदगी में नहीं पी पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऐसा सागर, और सॉरी इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2, ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज्यादा नमकीन है। नमकीन मतलब खारा है, क्योंकि इसमें NaCl पाया जाता है। ठीक है, NaCl के कारण मृत सागर का पानी जो है वो खारा होता है, और यह संसार का सबसे गहरा सागर है जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 11,022 मीटर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्र के क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती हैं। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में से किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। देखिए वो चाहती हैं कि भोजन में विविधता, मतलब खाने कुछ लोग खाते होंगे ये प्रकार खाना, कुछ लोग दूसरा, कुछ लोग तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में बताना चाहती है। तो इसमें से वो क्या करें जो सबसे अच्छा होगा, पहला, विभिन्न क्षेत्र संस्कृति के भोजन दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करें। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घर द्वारा खाए जाने वाले भोजन को मंगाकर प्रदर्शित करना। सहपाठियों को सूचनाओं को आदान प्रदान करना। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी। किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यवसायिक एजेंसी को आग्रह करके। तो इसमें आप जरा ध्यान देखिए, इसमें डायरेक्ट बच्चा किसमें जुड़ रहा है, जरा सेकंड नंबर ऑप्शन ध्यान दीजिए, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन को मंगाकर सहपाठियों को सूचनाओं का आदान प्रदान करना। मतलब भोजन मंगाया और फिर वो करें, देखो बेटा तुम क्या लाए हो, तुम रोटी लाए हो, अच्छा तुम ब्रेड लाए हो, तुम पिज्जा लाए हो, तुम क्या लाए हो। तो जब वो अलग अलग प्रकार के भोजन को देखेंगे सबसे बढ़िया वो उसी से सीखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरण चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है, मतलब वो चाहती है कि प्रदूषण के बारे में हम बताएं। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किए गए क्रियाकलाप में कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। मतलब नीचे जो क्रियाकलाप करना चाहती है वो किसमें प्रभावी होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जहां बाहरी जुड़ाव हो, अनुभव हो, अवसर हो, वही सही आंसर हो जाएगा। तो पहले आप इन्हीं शब्दों को ढूंढा कीजिए। देखिए, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण चार्ट बनवा के विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर के किसी दूषित नदी को दिखाना। देखिए अगर आप ले गए ना, बच्चे को ले जाकर नदी को दिखा दिया, जब वो नदी को दिखा देंगे बच्चा देखेगा अरे यार इतनी मैली कुचैली नदी है, फिर वो प्रदूषण के बारे में बताएंगे कि आज से लगभग 10 20 25 साल पहले इसमें लोग नहाते थे या इसका पानी पीते थे, लेकिन आज ये पानी पीने लायक नहीं है। क्यों नहीं है, तो बताएगा ना कि इसमें भैंस नहा रही है, गोबर क्या, कैसे कैसे, तमाम प्रकार चीजों को बताएगा और वो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस में दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती हैं। देखिए वो मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग कर रही हैं। तो नीचे देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि नीचे दी गई तकनीक में से कौन सा युगल, मतलब ये जो चारों ऑप्शन है सही है, चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इनमें से 2 कौन से बेस्ट हैं वो आपको ढूंढना है। पहला लिखा है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों की सूचना, तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है।
लेकिन हमें बेस्ट ढूंढने हैं। देखिए, हस्त सिद्ध मतलब हाथ से किया गया कार्य तो एकदम दी बेस्ट है, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन कहाँ कहाँ है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला ऑप्शन एक दूसरे वाले में है, पहला और चौथा, फिर एक चौथे वाले में है, पहला और दूसरा। अब इन्हीं दो में से आप छांट लीजिए। देखिए छांटते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन है गृह कार्य मूल्यांकन, मतलब ये देखिए हस्तपरक भी कर सकते हैं, गृह कार्य मूल्यांकन मतलब बच्चे को आपने घर पे क्या काम दिया उसका भी मूल्यांकन आप कर सकते हैं। लेकिन चौथे नंबर ऑप्शन में देखिए लिखा है मौखिक परीक्षा, तो परीक्षा उतनी कारगर नहीं होती जितना आप घर पे काम दिए हैं आप उसका मूल्यांकन कर लीजिए। तो जो दो जो पेयर है, फिर सुन लीजिए चारों ऑप्शन सही है, लेकिन चारों में से जो दो बेस्ट हैं वो हस्तपरक और गृह कार्य का जो मूल्यांकन है, इन चारों पेयर में से ये दोनों एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि हस्तपरक मेन था इसीलिए हमने दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः केंद्रित होना चाहिए। देखिए आप बच्चे अब ऐसे बताइए ना, देखिए अगला प्रश्न है, बच्चे को आपने होमवर्क दिया, हम कह रहे हैं कि एक बच्चे को आप इंग्लिश पढ़ा करके होमवर्क दे दीजिए मैथमेटिक्स का, कर पाएगा वो? उसका थोबड़ा बिगड़ जाएगा, मुंह खराब हो जाएगा, यार पता नहीं क्या पढ़ा के दे रहे हैं, सर जी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप उसको इंग्लिश पढ़ाइए और इंग्लिश में पढ़ाइए आप ग्रामर, दे दीजिए होमवर्क उसको लिटरेचर का, उसको तब भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आप लिटरेचर पढ़ा के लिटरेचर का ही देंगे तब उसको बेटर तरीके समझ में आएगा। अर्थात जो आपने पढ़ाया है उसी को रिवाइज करने के लिए, उसी को अभ्यास करने के लिए, उसी की पुनरावृत्ति करने के लिए आप होमवर्क देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप पढ़िए, लिखा है ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, मतलब जो आपने पढ़ाया है उस पर अभ्यास करके बच्चा आए, साथ ही साथ उसका पुनर्वलन हो, मतलब उसके मन को बढ़ावा मिल सके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन। चलिए अगला, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? अप्रासंगिक, ठीक है, प्रासंगिक और अप्रासंगिक। प्रासंगिक मतलब होता है जो अच्छा, अप्रासंगिक मतलब थोड़ा गड़बड़। क्या लिखा है? प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछा। बच्चे प्रश्न पूछे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछना चाहिए। अपना दिन भर पूरा बस्ता लेकर आना, ये देखिए गड़बड़ है, ठीक है। और बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, ये भी अच्छी बात है। भाई बिना सूचित किए कहीं चले गए, खो गए तो कौन जिम्मेदार होगा? अपने पेन और नोट पैड ले जाना, ये भी सही है। तो इसमें देखिए सेकंड नंबर जो ऑप्शन है ये अप्रासंगिक। देखिए प्रासंगिक मतलब जिसको करना चाहिए, अप्रासंगिक मतलब जिसको नहीं करना चाहिए। पता लगे घूमने गया है, दिन भर बैग लेके घूम रहा है, कुछ नोटिस ही नहीं किया, कुछ देखा ही नहीं उसने, तो ये अप्रासंगिक है। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न पढ़िएगा उसके हिसाब से उत्तर दीजिएगा। अगला, प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास खोजने के अवसर, अवसर मिल गया तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, अवसर मिल जाए, अनुभव मिल जाए, हस्तपरक गतिविधि मिल जाए, जुड़ाव मिल जाए, तो आपको कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर इज द राइट आंसर। अगला, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण है? मतलब आप कविताएं और कहानी सम्मिलित करते हैं, तो मैंने आपको बताया था जब भी कविता कहानी आए तो पहले आप ऑप्शन ढूंढिए कल्पना वाला, जब कल्पना नहीं मिलेगा तो कोई और ढूंढेंगे। देखिए, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकास करना, सही है, अगर कहानी और कविता पढ़ाएंगे तो साहित्यिक रुचि होनी चाहिए। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद, भाई मनोरंजन नहीं उद्देश्य होता। मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, नहीं। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या एवं एक रास्ता में परिवर्तन। तो देखिए इन चारों ऑप्शन जो सबसे दी बेस्ट है वो पहला है। ईवीएस के साथ साथ बच्चे के जो लिटरेचर है, जो साहित्यिक डेवलपमेंट है, वो भी अच्छे से हो। ये साहित्य का पाठ्य कविता का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन मेन उद्देश्य कल्पना शक्ति का विकास होता है, हालांकि वो इसमें नहीं है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया, मतलब प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया यात्रा पर। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीति में से किसी एक रूप से मुख्य केंद्रित किया, मतलब सभी लोगों ने इनमें से ऑप्शन को ढूंढा, लेकिन इसमें से जो मुख्य है उसको आपको ढूंढना है। पहला, यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का प्रयोग, व्याख्या करना। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के
अनुभव का वर्णन करना। आ गया अनुभव, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अनुभव और अवसर, हस्तपरक गतिविधि और जुड़ाव कहीं आ जाएगा, आंसर आपका वही होगा। अगला, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिए गए कथन है, मतलब कहा पाठ का नाम ही है सोचिए और चर्चा कीजिए। यदि आपके गांव से अथवा शहर से एक सप्ताह के लिए डीजल ना हो तो क्या होगा? अब सोचिए आप। बच्चे से कह दिए तुम्हारे पास मोबाइल फोन नहीं है तो क्या होगा? अब उसका दिमाग पगला जाएगा, क्या करें हम, कैसे गेम खेलेंगे, कैसे बतियाएंगे, कैसे क्या करेंगे, तमाम प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही आप कह दीजिए कि डीजल ना हो तो क्या होगा? अब वो सोच रहे हैं यार डीजल नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे हम जाएंगे, कैसे यात्रा करें, कैसे रेल जाएं, कैसे यहाँ जाए, कैसे मामा क्या नाना क्या कहाँ कैसे, छोटे बच्चे तो यही सोचते हैं। तब फिर आप उसको कहेंगे बेटा तुम अगर तुम्हारे पास 1 डब्बा लीटर हो तेल हो तो क्या करोगे? तो सोचेगा ना कि सर हम स्कूल आएंगे, या कहेगा सर मामा के यहाँ जाएंगे, या कहेगा सर बचा के रखेंगे, या कहेगा सर थोड़ा थोड़ा प्रयोग करेंगे ना। अर्थात इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका ये उद्देश्य ये है, आप बच्चे को ये समझाना चाहते हैं या ये बताना चाहते हैं कि ये जो चीज हमारे पास है वो सीमित है और उसका प्रयोग बहुत आराम से करो। अर्थात तेल के प्रति आप संवेदनशील बनाना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तेल के न्याय संगत नहीं, पेट्रोल डीजल ये भी ठीक नहीं है, बढ़ा देना नहीं। ये लास्ट देखिए, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृत करना ना, जैसे आप कमी क्यों है उसका आप जागृत करेंगे तो बच्चा उससे प्रभावित होगा और अपना वो काम दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे एक सेकंड रुक जाइए। ठीक ठीक रुकिए रुकिए, इससे बढ़िया ऑप्शन आपका थर्ड वाला है। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, ये सही है, राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम है सोचने और विचारने वाला, देखिए लिखा है ना ऊपर, सोचिए और चर्चा कीजिए। तो सोचिए और चर्चा कीजिए, वो आराम से सोचेगा, हाँ यार ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? थर्ड नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी। देखिए जब भी बच्चे से आप प्रश्न पूछेंगे या प्रश्नोत्तर करेंगे ना तो बच्चा बड़ा, जैसे जिसको आता है एक्साइटमेंट रहती है उसके अंदर, और जिसको नहीं आता वो सीखना चाहता है तो आपसे पूछेगा। जैसे आपने कह दिया बेटा जहाज उड़ती है तो आपसे पूछेगा सर जहाज क्यों उड़ती है? अरे उसमें तेल होता है इसलिए। अच्छा पंखा तो नहीं होता? तो आप बताएंगे पंखा होता नहीं है, तो कहेगा ऐसे ऐसे तो नहीं करता, कैसे उड़ता है? यानी कि तमाम प्रकार के प्रश्न उसके दिमाग में आएंगे। अर्थात शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पढ़ाई का? विषय की मूल संकल्पनाओं में गहन समझ, अगले स्तर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहरी जीवन से संबंधित। आ गया ना, विद्यालय को बाहर से जोड़ना, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। अब आपको देखने की जरूरत नहीं है। 81, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण के संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? आपको निगेटिव ढूंढना है, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव ढूंढिए। वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करना, ठीक काम है, कर सकते हैं। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष अपना करके उसकी देखरेख, ये भी सही है। लकड़ियों के लट्ठों का भंडार दिखाना, ये गड़बड़ लग रहा है। वृक्षों पर पोस्टर की प्रतियोगिता, ये भी सही है। तो थर्ड नंबर जो ऑप्शन है, जहां कहीं लकड़ी कटा है उसको क्या दिखाना चाहते हैं कि और लकड़ी काटो, तो ये तो निगेटिव हो गया, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर। 82, ईवीएस कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। रोल प्ले मतलब नाटक। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? जल के बारे में, जल के बारे में विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, अधिगम की एक रस्ता को जो तोड़ना, अधिगम प्रक्रिया में, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना। देखिए आ गया ना जुड़ा, सक्रिय मतलब बच्चा खुद भाग ले, जुड़े। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर ऑप्शन। 83 नंबर, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की, इसमें ज्यादा साइकोलॉजी पूछ लिया है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का क्या उद्देश्य है? मतलब जो ईवीएस है उसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को मिक्स कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? शिक्षार्थी को पर्यावरण के संकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, नहीं,
पहला नंबर ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थी को पर्यावरण का संकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। मतलब एक इसलिए किया गया ताकि बच्चा ये ना समझे कि पर्यावरण एक अलग विषय है, वो ये समझे कि पर्यावरण जो है वो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या विज्ञान दोनों को मिलाकर के या सब एक ही है, उसी को हम ईवीएस कहते हैं। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अनुभव होगा? अधिक प्रभावी संबंधित मामलों या समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण, भाषा से बढ़िया तो वीडियो है, हटाइए उसको। संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, सबसे बढ़िया है भाई। जो आप काम करवाना चाहते हो कहते बेटा तुम्हें ही करना है, तुम करके दिखाओ, अपने ऊपर ले लेगा तो वो अच्छे से करेगा, उसको सीखेगा। सबसे बढ़िया क्या है? यही ऑप्शन, फोर्थ नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ को दोनों को सांप खाना पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम किसी पास के होटल में जाके लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? खाना खजाना जब चैप्टर आप पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि हांगकांग में, कहा, हांगकांग में सांप को मार करके हरामखोर अचार बना खा जाते हैं। ठीक है, सांप को ऐसे मुंडिया काटेंगे और खा जाएंगे उसको। तो ये जो सांप को खाते हैं और इसका नाम दिए हैं, जैसे आप अगर कोई मुर्गा खाता है तो मुर्गा का नाम होता है चिकन पीस, चिकन लेग पीस, पता नहीं क्या फलाना झिमकाना पीस। वैसे ही सांप का नाम दिए हैं लिंग हु फेन। सोचिए, लिंग हु फेन मतलब सांपों को एक डिश बना दिया है। बताइए, ऐसे ऐसे इंसान पड़े हैं। तो सांप को जो खाते हैं वो सांप का खाने का जो व्यंजन है उसका नाम दिया गया है लिंग हु फेन। साथ ही साथ ये हांगकांग में खाया जाता है। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला देखते हैं और समझते हैं। कहाँ गया भाई? एक सेकंड रुक जाइए। हाँ देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। अच्छा चलिए एक बार हम ब्रेल लिपि आपको दोहरा देते हैं। देखिए, पहला चीज ये है कि ब्रेल लिपि जो थी फ्रांस के जो आदमी मतलब व्यक्ति थे, देखिए फ्रांस के व्यक्ति थे लुई ब्रेल। ये जन्म से बेचारे क्या थे? अंधे थे। तो इन्हें एहसास था कि पढ़ाई लिखाई में कितनी कठिनाई होती है अंधे व्यक्तियों के लिए, इसलिए इन्होंने अपनी एक पद्धति जारी की। यह पद्धति 6 बिंदुओं पर आधारित थी और ये बिंदु उभरे हुए थे, नुकीले औजार से बनाए गए थे। जैसे अभी हम ऐसे चीजें नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पहुंचेगा समझ में आ जाएगा, हमें लगेगा कि यहाँ कुछ उभरा हुआ है। इसलिए इन्होंने उभरे हुए बिंदु पर एक पद्धति दी जिसको कहा गया लुई ब्रेल या ब्रेल लिपि, जो अंधे व्यक्तियों को पढ़ने के लिए मददगार होती है। ठीक है, 6 बिंदुओं पर आधारित ये पद्धति थी। तो नीचे दिए गए ऑप्शनों को हम पढ़ते हैं। पहला लिखा है ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। ए नंबर बिल्कुल सही है, या पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह बिंदु 8 बिंदुओं पर नहीं 6 पर आधारित है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा नंबर ऑप्शन बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। चौथा नंबर इस उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला, तीसरा और चौथा कहां है भैया? पहला नंबर ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमने आपको बताया था कि जिनके बाहर कान होते हैं और बाल उनके दिखते रहते हैं वो बच्चे देते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल होते हैं वे जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ये भी सही है, सही बात है, उसी को उलट के लिखा है। अगला, जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, गलत। नहीं होते, सॉरी। अगला, जिन जानवरों के कान और शरीर पे बाल होते हैं वो अंडे देते हैं, ये भी गलत है। तो ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर सुन लीजिए। जैसे मानव के पास बाल भी है, कान बाहर से दिख रहा है, तो मानव बच्चे देंगे। ठीक है,
साथ ही साथ जैसे छिपकली देख लीजिए, आप क्रोकोडाइल देख लीजिए, और ये आप मुर्गी वगैरह देख लीजिए, तो मुर्गी का पंख होता है, बाल नहीं होता। तो जिन जानवरों के या जिन कीड़े मकोड़ों को बाल नहीं होता और बाहरी कान नहीं दिखते, वे अंडे देते हैं। ठीक है, चलिए अगला, मधुमक्खी पालन के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए, मधुमक्खी पालन के बारे में हम सही कथन चुन लेते हैं। सब देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो आप 30 में 30 पा जाएंगे, बस थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेंगे तब। पहला, मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च, नहीं, गलत, पहला गलत हो गया। ये होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का समय, तो पहला गलत। लीची के फूल इनको लुभाते हैं, बिल्कुल सही है, लीची के फूल से ये आकर्षित होते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। एक बॉक्स में आप 12 केजी शहद ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये भी सही है। तो आपका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपका थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला देखिए, अगला प्रश्न कैलकुलेशन वाला है, इसको हम थोड़ा लेट में करेंगे, पहले थोड़ा सा हम अपना ये कर लेते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, पहले हम कर लेते हैं 90 नंबर, तब उसको हम करेंगे। देखिए लिखा है कि नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जाती है। तो टिकट से हम क्या क्या जान सकते हैं? पहला, टिकट बुक करने की तारीख, दूसरा और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, डिब्बे का नंबर, बर्थ नंबर, किराया, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। अगला कहाँ गया भाई, ये अंतिम ट्रेन का नंबर, नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है, अंतिम स्टेशन जहां पे ट्रेन जहां पहुंचेगी, अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। तो यहां जरा आप ऑप्शन नंबर ई पे ध्यान दीजिए, ई पे, यही गलत है, बाकी सब सही है। देखिए, यानी कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। ई पे जरा ध्यान दीजिए, आप क्या लिख रहा है, अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। समय कभी नहीं लिखता, तारीख लिख देता है, समय नहीं लिखता। अब मान लीजिए समय लिख दिया 12 बजे और ट्रेन लेट लतीफ होकर पहुंची 3 बजे तक, इसलिए आपको समय कभी, हाँ ये लिखता है कि जैसे ट्रेन कब आएगी ये लिखे रहेगा, लेकिन पहुंचने का समय नहीं रहता, तारीख रहेगी। तो इस पे जो ऑप्शन नंबर ई है वो आपका गलत हो जाएगा, ये आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर जो 89 था उसको हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किसी छात्रा ने अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी, नीचे दी गई डायरी है उसमें ये चीजें नोटिस की है। अब उसको हम ध्यान समझेंगे और करेंगे। देखिए क्या लिख रहा है डायरी में, उसने लिखा है कि 10 तारीख दूसरा महीना 2014, उसके बाद में 12 तारीख दूसरा महीना 2014, ये चल रही है अहमदाबाद से कहा, नागरकोइल के लिए। देखिए ट्रेन जो है 11:30 पे आई और 11:50 पे ट्रेन चल दी, ये ध्यान रखिएगा। और 301 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, आपको दिख नहीं होगा सही से अच्छे से, 301 किलोमीटर है। ट्रेन 4:45 पे पहुंच गई, ठीक है, सुबह में। और ट्रेन की दूरी कितनी है, 2649 किलोमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी कितनी है, 2348। चलिए कर लेते हैं। देखिए इतना पहले था, इतना अब आया है, तो 2649 में से 301 घटा दीजिए, 8 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2। तो पहला नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर, इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में लगभग तय करती है। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, देखिए समझिएगा। 11:30 बजे सुबह चली, 11:50 पे ये प्रातः चली है, मतलब दोपहर के लगभग थोड़ा सा पहले। 10 को चली है, 12 को पहुंची है कब, सुबह 4:30 बजे, मतलब भोर में ही पहुंच गई। अभी ध्यान समझिएगा, मोटा मोटा समझिएगा ध्यान से। देखिए हम कह रहे हैं, मान लीजिए पहली बात 11 से चली है 11:50 पे, मान लीजिए 10 तारीख को चली है, 12 तारीख को पहुंची। अगर ये 11:50 से चली थी और 11:50 पे पहुंची होती, मतलब सुबह 11 बजे चली, सुबह 11 बजे 11:50 पे, तो 2 दिन का अंतर है, मतलब 48 घंटे में ये पहुंच जाती। लेकिन ये पहुंची कब है, ये 11:50 पे नहीं पहुंची है, ये पहुंच गई है 4:45 पर ही।
4:45 पर ही पहुंच गई, मतलब सुबह के 4:45 पे। अब ध्यान समझिएगा कितना घंटे पहले, 5:45, 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, ठीक है, 9 को 6 कितना हो गया, 5 हो गया, 10:45, 11:45, यानी कि 7 घंटे 5 मिनट पहले पहुंच गई है। और 11:50 ये था, तो कुल मिला के 48 में से अगर आप 7 घंटे माइनस करेंगे तो 40 घंटे 55 मिनट आएगा, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि भैया इसको, इस दूरी को तय करने में 28 घंटे, तो सी नंबर ऑप्शन तो गलत हो गया, बी सही है। डी वाला कह रहा है कि रेलगाड़ी की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो औसत चाल निकालने के लिए हम करेंगे दूरी बटे समय। दूरी है हमारा 23:48, समय अगर हम लगभग 40 घंटा मान लें, मोटा मोटा 40 घंटे, तो इसको आप भाग दे के देखिए कितना आ रहा है आपका। तो अगर आप देखिए मोटा मोटा अगर 80 से हम गुणा कर देते हैं तो हमारा आएगा 8 चौके 32, लगभग 3200 आएगा। दूरी हमारी 2300 ही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल ऑप्शन आपका सही है ए और बी। ठीक है, ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा फरवरी 2014 ईवीएस का पेपर सोल्यूशन। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।